हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और स्वागत है आपका राजकुमार जीएस चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज बीपीएससी 67 का मेंस का एग्ज़ाम था और मैं एक प्रश्न पत्र आप लोग को दिखा रहा हूँ कि ये बीपीएससी 67 का मेंस का प्रश्न पत्र है GS1 का। GS1 में जैसे इतिहास से 5 प्रश्न आता है, 5 या 6 प्रश्न आता है, उनमें से हमें 3 प्रश्न बनाना होता है। प्रत्येक प्रश्न 38 मार्क्स का प्रश्न होता है और टोटल कुल मिलाकर के 114 मार्क्स का आ जाता है तीनों प्रश्न से। और देखिए, जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा करिए। दूसरा में 1857 से 1947 के मध्य बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम को अनुरेखित कीजिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, एक प्रतिष्ठित राष्ट्र नायक के रूप में गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। चौथा में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। क्या यह एक अनायास ही होने वाली आंदोलन था। देखिए, प्रश्न जो रहता है लगभग क्वेश्चन बैंक से ही प्रश्न आ जाते हैं और प्रश्न क्वेश्चन बैंक से या फिर कोचिंग में पढ़ाए हुए नोट्स से प्रश्न आ ही जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे लिख रहे हैं और जिस प्रकार से लिखिएगा उसी प्रकार से फिर मार्क्स आते हैं। पाँचवा क्वेश्चन देखिए, पाँचवा क्वेश्चन से है यहाँ पे कि मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद छठा क्वेश्चन में है कि नोट्स लिखने के लिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। और प्रत्येक क्वेश्चन 38 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखिए, आते हैं खंड 2 में। खंड 2 आ जाता है कि करंट अफेयर से लेकर, इसमें भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं और उनमें से हमें 3 प्रश्न लिखना होता है और प्रत्येक प्रश्न होता है कि 38 मार्क्स का प्रत्येक प्रश्न होता है। इसमें देखिए, क्वाड के बारे में पूछा है कि QUAD क्वाड है कि क्वाड की उत्पत्ति, सदस्यता, विकास एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए और भारत के लिए इसका क्या महत्व है। 8वां नंबर प्रश्न है, अग्निपथ विकास अथवा विनाश की ओर पथ पर है, टिप्पणी कीजिए। यानी कि ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि उसके बाद होता है कि 9वां प्रश्न है कि भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा इसके पक्ष और विपक्ष में अपना तर्क दीजिए। 10वां प्रश्न है कि ऐसे ये प्रश्न है एक राष्ट्र एक निर्वाचन के बारे में, तो ये प्रश्न हम लोग को पॉलिटी में भी पढ़ाया जाता है और साथ ही साथ पॉलिटी में ही और करंट अफेयर्स में दोनों में पढ़ाया गया है ये प्रश्न, तो इसके बारे में लिखना होता है करंट अफेयर्स में। उसके बाद देखिए, रूस यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण क्या है। भारत के विशेष संदर्भ में विश्व के राष्ट्रों पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। जैसे कि ये कि बहुत ही हॉट टॉपिक था कि रूस और यूक्रेन के बारे में लगभग सबको इसके बारे में अनायास लगा कर बैठा था कि ये प्रश्न आएंगे ही और ये प्रश्न आ भी गया। उसके बाद 11वां नंबर प्रश्न है कि प्रायः ये आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। उसके बाद देखिए, यह है सेक्शन 2 में कि सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण का, यानी कि DI का प्रश्न है। 12वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न को देख लीजिए आप लोग। बारहवां नंबर प्रश्न यहाँ है। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न किधर गया। PDF में पेज थोड़ा सा उलट पुलट गया है। उससे आगे यहाँ पर है कि निम्न सारणी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। देखिए, इसमें क्या किया गया है कि ऐसे ABCD करके दिया हुआ रहता है एक प्रश्न में, ढेर सारा पार्ट, और हर एक पार्ट का अलग अलग रहता है कि अलग अलग मार्क्स रहता है। जैसे कि एक में 6 मार्क्स है, एक में 10 है, फिर 6 है, फिर 10 है, फिर 4 है, तो टोटल मिलाकर के 36 मार्क्स है इसमें दिया हुआ। उसके बाद फिर आ जाता है यहाँ पर कि यहाँ पर पाई चार्ट का ही से DI का ही प्रश्न है ये भी। तो ये है, ये भी DI का ही प्रश्न है। उसके बाद ये है, ये भी DI का ही प्रश्न है। 1961 से 71 प्रति व्यक्ति आय, ये भी DI का ही प्रश्न दिया हुआ है क ख ग घ अंग में, किसको हमें बनाना होता है। और इसमें DI से 2 प्रश्न आते हैं जो कि 36 मार्क्स का होता है
और 72 मार्क्स होता है। DI में अक्सर नंबर नहीं कटता, इसलिए ये बहुत ही अच्छा चांस रहता है कि DI अगर आप अच्छे से बनाते हैं तो आपका 72 मार्क्स इसमें आ जाता है। आइए अब देखते हैं हम लोग GS पेपर 2 की तरफ। और आइए अब देखते हैं GS पेपर 2 में यानी सामान्य अध्ययन पेपर 2 का ये प्रश्न पत्र है। इसमें देखिए जैसे कि खंड यानी कि शुरू में सबसे पहले निर्देश दिया हुआ है। उसके बाद देखिए खंड में 1 का से पहला प्रश्न है कि भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्ति विशाल तो है पर असीम नहीं। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है बिहार के संदर्भ में भारत के केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जाता है। ये प्रश्न हो गया पॉलिटी का, ये सब प्रश्न है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय का वर्णन कीजिए। क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्र एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्र राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। इसमें भी देखिए हमें 3 प्रश्न ही बनाना होता है। 4 प्रश्न दिया गया है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों की ओर बढ़ा दिया है? उदाहरण सहित समझाइए। उसके बाद देखिए खंड 2 का प्रश्न है इससे कि बिहार में औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए तथा भारत के औद्योगिक विकास से तुलना कीजिए। इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों को इंगित कीजिए तथा स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए हालिया सुधारात्मक कदमों का वर्णन कीजिए। इसमें देखिए इकोनॉमिक और ज्योग्राफी से मिलाकर प्रश्न पूछे जाते हैं और इनमें भी हमें 3 प्रश्न ही बनाना होता है। 4 या 5 प्रश्न इसमें पूछा जाता है इसमें भी। उसके बाद देखिए है कि छठा प्रश्न है कि यह कहा जाता है कि जीविका BRLPH महिला सशक्तिकरण का औजार है। इस परियोजना का परिचय दीजिए तथा इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। बिहार में महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जीविका परियोजना की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो ये इकोनॉमिक्स से प्रश्न लग रहा है। 7 नंबर में देखिए है कि नीति आयोग इकोनॉमिक्स का है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार भारत के 19 बड़े राज्यों में से बिहार का स्थान 18वां है। इस राज्य में इस दयनीय स्थिति के उत्तरदायी कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। बिहार में स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्या वे पर्याप्त हैं? अपने उत्तर को तथ्यों एवं आंकड़ों से पुष्ट कीजिए। 8वां प्रश्न है बिहार राज्य में विद्यमान प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए। इनमें से किन्हीं 2 को चुनिए तथा उन क्षेत्रों को दर्शाइए कहाँ पाए जाते हैं। बिहार के आर्थिक विकास में इसकी क्या महत्व का है, इसका वर्णन कीजिए। तो ये ज्योग्राफी का प्रश्न हो गया। यानी कि इकोनॉमिक और ज्योग्राफी मिलाकर 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और उनमें से हमें 3 प्रश्न को ही बनाना होता है। उसके बाद देखिए खंड 3 में साइंस और टेक से प्रश्न पूछे जाते हैं और इनमें हमें सिर्फ 2 प्रश्न ही बनाना होता है। देखिए इससे कि प्रश्न है किसी भी राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य का सीधा संबंध भोजन और आहार संबंधी सुरक्षा से होता है। भारत ने उत्पादकता, खाद्यान्न की उपलब्धता, बागवानी उत्पाद आदि के मामले में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार के कृषि विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ये प्रश्न हो गया। उसके बाद 10वां प्रश्न है प्रौद्योगिकी एक वरदान से अधिक अभिशाप है। पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। उसके बाद एक लास्ट प्रश्न है, एक प्रश्न और है कि बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है। आधुनिक प्रौद्योगिकी बाढ़ को नियंत्रित करने और इसके तहत आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकती है? उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्टीकरण दीजिए। उसके बाद प्रश्न है लास्ट प्रश्न की नैनो टेक्नोलॉजी के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की विशाल क्षमता है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। तो ये सारे प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। BPSC से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।